सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर क्लासेस। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में। आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि वोल्टेज और करंट सोर्स असल में होता क्या है सॉरी। तो जैसा कि आपको पता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस वगैरह क्या, ये सारी बातें जो है वो आपको आनी चाहिए इस चीज के लिए। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो है वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। चलिए अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें, द टर्म वोल्टेज सोर्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है हर एक सर्किट के अंदर एक सोर्स होता है जो उस सर्किट को एनर्जी देता है, और कुछ कंपोनेंट होते हैं जो वो एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो जो सोर्स है जो उस परिपथ को एनर्जी दे रहा है, वो सोर्स दो नामों से पुकारा जाता है, या तो वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। समझ गए? तो जो वोल्टेज सोर्स टर्म है, ये किसके लिए यूज की गई है? सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज की गई। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये करता क्या है? ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये करता क्या है? तो हमने कहा कि भाई ये वोल्टेज सोर्स उस नेटवर्क में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये चीज आपको ऑलरेडी जो है वो आनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये आपने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, ये यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इस तरीके से। तो ये वोल्टेज सोर्स एक तरीके से क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये मान लीजिए 4 वोल्ट लिखा है, तो ये 4 वोल्ट क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का। और ये टर्म आप लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या, सॉरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, या बेसिक इलेक्ट्रिकल में अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि आपका वोल्टेज सोर्स एक एनर्जी का सोर्स होता है जो पूरे परिपथ के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको ये चीज जो है वो जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज एनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ आर वोल्टेज सोर्स। यानी कि आप जितने भी सोर्स परिपथ में देखते हैं, 90% केस में आपको वोल्टेज सोर्स ही दिखता है। करंट सोर्स एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा आपके टीवी रिमोट में क्या लगता है? बैटरी लगता है। क्या है? वोल्टेज सोर्स है। खिलौने छोटे छोटे सेल लगते हैं, क्या है? वोल्टेज सोर्स है। टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, टॉर्च हो गया, इन सब में क्या लगता है? सेल लगता है, सेल। और वो सेल क्या है? वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि उसकी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिखा है। और आपके घर में इन्वर्टर वगैरह भी होगा, अगर है तो इन्वर्टर में एक बैटरी लगी होती है इतनी बड़ी सी एक, वो बैटरी भी क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है। हमारे घर में जितने भी हम चीजें देखते हैं सभी के सभी वोल्टेज सोर्स ही हैं। करंट सोर्स एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मुझे वोल्टेज सोर्स से नेटवर्क को सॉल्व करने में समस्या हो रही है, तो मैं उस वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर देता हूं करंट सोर्स में। ये कैसे होता है ये अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर का टारगेट है आपको ये समझाना कि वोल्टेज सोर्स क्या है और करंट सोर्स क्या है, और ये आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है। तो हमने देखा कि मोस्टली हम जो देखते हैं, जैसे बैटरी हुआ, डीसी जनरेटर हुआ, अल्टरनेटर यानी कि जो आपका एसी पावर जनरेट करता है, ये डीसी जनरेटर डीसी पावर जनरेट करता है और अल्टरनेटर एसी पावर जनरेट करता है। ये दोनों ही चीजें और ये बैटरी सब कुछ क्या है? वोल्टेज सोर्स है, सारे के सारे वोल्टेज सोर्स है। तो आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, बताओ वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल, तो तुरंत बोल देना सर बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, और एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर हो गया। समस्त जो भी चीजें मैंने बोली हैं ये सभी वोल्टेज सोर्स हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, द टर्म करंट सोर्स इज यूज टू डिस्क्राइब ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर से वही बात हो गई, वोल्टेज सोर्स भी एक एनर्जी का सोर्स है, करंट सोर्स भी एक एनर्जी का सोर्स है। क्या प्रोवाइड करता है? ये करंट प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है? करंट प्रोवाइड। नाम ही करंट सोर्स है तो करंट देगा। अब करंट सोर्स के एग्जाम्पल क्या है? कलेक्टर सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर, जो आपके अभी कोर्स में नहीं है।
डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में आप इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, ये आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे चल करके एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे 12th की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अगर आप 10th करके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं तो आपने वो नहीं पढ़ा होगा, तो आप डिप्लोमा के ही फर्स्ट ईयर में आगे चल के दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर इस बीजेटी नामक डिवाइस को पढ़ेंगे। वहां आपको यह बताया जाएगा कि बीजेटी को आप एक करंट सोर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, मगर हमारे घर में तो कहीं पर भी बीजेटी को एज ए करंट सोर्स हम यूज नहीं कर रहे हैं। बीजेटी असल में एक ट्रांजिस्टर होता है जो बहुत ही सूक्ष्म यंत्र होता है, बहुत ही सूक्ष्म, हम आंखों से देख ही नहीं पाते हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप लोग इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझें, क्योंकि आप अभी अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं और आजकल मोबाइल का जमाना है, तो आप सब चीजें मोबाइल के जरिए पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आपके मोबाइल फोन में एक प्रोसेसर होता है, या आपने पढ़ा है। उस प्रोसेसर के अंदर आईसीज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और वो जो आईसीज होती हैं उनमें होते हैं ट्रांजिस्टर्स। और आप ये समझ लीजिए कि आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें जो प्रोसेसर है वो फैब्रिक वो फैब्रिकेट किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो आजकल जैसे आया कि 4 नैनोमीटर के जो है वो प्रोसेसर आ रहे हैं, इसका मतलब 4 नैनोमीटर के एरिया में उन्होंने उस पूरे आईसी को डिजाइन किया है, उस पूरे प्रोसेसर को बनाया। उस 4 नैनोमीटर मतलब इतना सा एक 4 नैनोमीटर के एरिया में करोड़ों ट्रांजिस्टर इनबिल्ट होते हैं, करोड़ों। ये तो एक की बात हो रही है। अब आप ये समझ लो कि कितना हाई लेवल का, कितना भयंकर लेवल का टेक्नोलॉजी है ये, कितना भयंकर लेवल का टेक्नोलॉजी है। इसकी ब्रांच होती है, इसको कहते हैं वीएलएसआई। वीएलएसआई आप लोग डिप्लोमा में है, फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद जब आप एमटेक करते हैं तो वहां एक सब्जेक्ट आता है वीएलएसआई, ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें एमटेक होती है, वहां ये चीजें सीखने को मिलती। तो ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं। आप फिलहाल सिर्फ इतना सा ध्यान रखें, ये एग्जाम्पल कि ट्रांजिस्टर ये भी हटा दो, कलेक्टर सर्किट भी हटा दो, आप तो सिर्फ इतना सा बोल दो सर ट्रांजिस्टर करंट सोर्स का एग्जाम्पल है, बस बात खत्म हो गई। जिस दिन फ्यूचर में चल के ट्रांजिस्टर पढ़ोगे ये चीज क्लियर हो जाएगी, बात खत्म। तो वोल्टेज सोर्स के बारे में बात हुई, करंट सोर्स। नेक्स्ट, वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। ये अपन जरूर आगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में चीजें पढ़ेंगे। एक्टिव सोर्स क्या है, एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, पैसिव एलिमेंट्स क्या है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या है, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर पैरामीटर क्या है, ये सभी नेटवर्क नामक सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं आगे चल करके। फिलहाल ये शब्द आया है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, दो प्रकार के एलिमेंट आपके सर्किट में होते हैं, एक होता है एक्टिव एलिमेंट और एक होता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का काम होता है सप्लाई को, परिपथ को देना, और पैसिव एलिमेंट का काम होता है उस सप्लाई को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, या उस सप्लाई को लेना। आपने किसी भी परिपथ में बैटरी लगाया तो बैटरी उस परिपथ को सप्लाई दे रहा है। आपने पढ़ा कि ईएमएफ का मतलब यह हुआ प्रति कूलाम चार्ज कितना जूल एनर्जी दिया गया है उसे उस परिपथ में सर्कुलेट होने के लिए, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो वो जो बैटरी है जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है वो सिस्टम को सप्लाई दे रही है, एनर्जी दे रही है, और आगे चल करके वो सप्लाई परिपथ में विभिन्न कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों ही चीजें बेसिक इलेक्ट्रिकल में आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत गहराई से पढ़ाई जाएगी। ये वो एलिमेंट हैं, ये वो चीजें हैं जो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इनको पैसिव एलिमेंट कहा जाता है। और ये तीनों ही एलिमेंट बहुत विस्तृत में, पूरा डिटेल में आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे बस ये टर्म एक्सप्लेन करना था, एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या, वह एलिमेंट जो परिपथ को सप्लाई देते हैं एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। चाहे करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, दोनों ही परिपथ को ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए दोनों ही एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। ये बात यहां समाप्त होती है, ये बात यहां पर समाप्त हो जाती है। क्लियर? चलिए इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। आपने सोचा होगा अरे सर आज अंग्रेजी अंग्रेजी सिर्फ, हिंदी देख लो।
स्रोत शब्द का प्रयोग ऊर्जा के उस स्रोत के लिए किया जाता है जो अपने टर्मिनल के बीच विभवांतर स्थापित करता है। वोल्टेज। वोल्टेज स्रोत शब्द का प्रयोग ऊर्जा के उस स्रोत के लिए किया जाता है जो टर्मिनल के बीच विभवांतर स्थापित करता है। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश स्रोत वोल्टेज स्रोत होते हैं, जैसे बैटरी, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर। धारा स्रोत का प्रयोग ऊर्जा के उस स्रोत के लिए किया जाता है जो धारा प्रदान करता है, जैसे ट्रांजिस्टर के संग्राहक परिपथ। वोल्टेज और धारा स्रोत दोनों ही सक्रिय तत्व कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई है। चलते हैं अब आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और ये है आपका आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक होता है आइडियल और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को आइडियल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन यहां पर बात करते हैं। है ना? एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एक आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। उसकी क्या खास बात होती है? वोल्टेज सोर्स देखेंगे आप, यहां पर बैटरी से दर्शाया गया है प्लस माइनस करके, और यहाँ 12 वोल्ट लिखा गया है। इसका मतलब इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? इस बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन टू मूव ए यूनिट कुलाम चार्ज, यानी कि एक कुलाम चार्ज को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए 12 जूल एनर्जी दिया गया है। ये इस चीज का मतलब है। इस 12 वोल्ट का मतलब क्या है? एक कुलाम चार्ज को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए उसे टोटल कितना जूल दिया गया है? 12 जूल। प्रत्येक कुलाम चार्ज को 12 जूल ऊर्जा दी गई है। ये मतलब होता है 12 वोल्ट का। ये मतलब होता है 12 वोल्ट का। तो हमने कहा कि एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन दैट मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जो हमेशा एक नियत वोल्टेज बनाए रखता है, कांस्टेंट वोल्टेज, भले ही उससे कितना ही करंट क्यों ना ड्रॉ कर लिया जाए। नो मैटर हाउ मच करंट फ्लो थ्रू सर्किट। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स, ओ माय गॉड, एक मिनट। ठीक है, स्लाइड को मैं ऐसे जूम इन करना भूल गया था। ऐसे करने पर ये लिखा हुआ तो ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं गया, सही जगह पर है। तो ये यहाँ पर इसका अंग्रेजी हो गया, यहाँ मैं इसका हिंदी लिख दूंगा। ये इसका हेडिंग हो गया अपना, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने ईएमएफ। ये ईएमएफ है। ठीक है, हिंदी लिख देता हूं। एक, थिकनेस ज्यादा है थोड़ी सी, थोड़ी कम करते हैं। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत वह
होता है जो नियत वोल्टेज, हिंदी में लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, नियत वोल्टेज बनाए रखता है, भले ही उससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही हो। ध्यान से समझना है इस चीज को। देखिए, दुनिया में कोई भी वोल्टेज सोर्स ऐसा नहीं होता जिसके अंदर उसका एक आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता। अब इस टॉपिक को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो रेजिस्टेंस नाम का टॉपिक आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस का जो कंटेंट है उसका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे है। तो आप ये इंश्योर करना कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर रेजिस्टेंस नाम का टॉपिक जो है जरूर दिखेगा। आप उस रेजिस्टेंस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है। हालांकि मैं यहां पर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को, मगर फिर भी बेहतर जानकारी के लिए आप रेजिस्टेंस आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसको ऐसे समझें कि आपने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया ±2 वोल्ट का, और आपने यहां पर एक प्रतिरोध लगाया ए बी। बहुत ध्यान से समझना, अब मैं एक बहुत ही बेसिक चीज आपको समझाने जा रहा हूं। इस 2 वोल्ट का मतलब यह है कि ये एक ईएमएफ है बैटरी का। वोल्ट का डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका वैल्यू 2 वोल्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 जूल है। ये हमेशा 1 कुलाम ही लेते हैं। प्रति कुलाम चार्ज को यहां से घुमाकर के वापस यहां पहुंचाने के लिए इस परिपथ में प्रति कुलाम चार्ज को 2 जूल की ऊर्जा दी गई। तो ये एक एक्टिव एलिमेंट हुआ, एक्टिव एलिमेंट हुआ। इसे हम वोल्टेज सोर्स कहेंगे, और ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। क्यों, ये अभी समझ में आएगा, थोड़ा रुकना है इसके लिए। अब हमने यहां से जब ये बैटरी लगाई और एक चार्ज जो है वो यहां से निकला प्रवाहित होने के लिए। हालांकि ध्यान रखना, चार्ज यहां से निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह कंसिडर किया जाता है। और धारा क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। प्रति सेकंड कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है परिपथ के किसी हिस्से से, उसको हम धारा कहते हैं। अब यहां पर एक प्रतिरोध है आर। इस प्रतिरोध को यहां पर बनाया गया है। यह प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है। आप प्रतिरोध नाम का टॉपिक जो है उसका थ्योरी पूरा अच्छे से पढ़ के समझेंगे इसको तो और बढ़िया से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको ये प्रतिरोध शब्द के बारे में अभी नहीं पढ़ा, तो फिर आप इस टॉपिक को कैसे समझेंगे? मैं इस चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना चाहता हूं। अब चूंकि मैंने जिंदगी में हमेशा ये निर्धारित कर लिया कि धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही होगी, इसीलिए मैं कभी भी इलेक्ट्रॉन की दिशा परिपथ में नहीं ड्रॉ करूंगा, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन जिंदगी में ना रहे। इसीलिए आज के बाद आप भी कभी भी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को परिपथ में नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल करंट की दिशा को परिपथ के अंदर बनाएंगे। केवल किसको बनाएंगे? करंट की दिशा को। तो ये करंट ऐसे जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट ऐसे जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहां पर एक चार्ज आया, इस चार्ज को ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचाने में एक कार्य करना पड़ेगा,
और वो कार्य इस बिंदु के विभवांतर के बराबर होगा, यानी VA माइनस VB। यहां से यहां, इस जगह से इस जगह पर किसी चार्ज को पहुंचाने के लिए जो कार्य करना होगा, वो कार्य इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होगा, जिससे हम विभवांतर कहते हैं। ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा हुई। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट के प्रवाहित होने से, यहां से जब करंट जाएगी तो हमने कहा V बराबर IR होता है। ये ओम का नियम है। अब आपको ओम का नियम भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आप इस लेक्चर को, मैं यही कहूंगा, प्रतिरोध और ओम का नियम ये पढ़ें, उसके बाद समझें। प्रॉब्लम ये है कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऊपर की तरफ दिया हुआ है करंट और वोल्टेज के साथ, मगर इसको देना कहां चाहिए था? करंट और वोल्टेज पढ़ाने के बाद प्रतिरोध पढ़ा दिया, पावर पढ़ा दिया, वर्क पढ़ा दिया, उसके बाद आना चाहिए था, क्योंकि जो भी बेसिक टर्म यहां यूज होगी ना, वो उन सबसे रिलेटेड है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप SBTE से हैं तो आप इस लेक्चर को पहली यूनिट के लास्ट में देखना, ताकि आप पूरा बेसिक पढ़ लो, तब आप इस लेक्चर को देखना, है ना? तो आपको मजा आएगा इसको समझने में, वरना फिर जो है वो आपको दिक्कत हो सकती है। अदर यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप इस टॉपिक को अगेन, रेजिस्टेंस, ओम का नियम, ये जो अलग अलग नियम है जो आपके बेसिक में आते हैं पहले चैप्टर में, उसको पढ़ के फिर देखना। क्योंकि देखो, मैं यहां पर आपको कहूंगा V बराबर IR होता है, तो ये ओम का नियम है, नहीं पढ़ा। ये प्रतिरोध जो है, इसके अंदर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है प्लस माइनस IR करके, तो ये आपने नहीं पढ़ा। तो इस वजह से आप ऐसा करके पढ़े तो समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप वापस उसको देख के आए हैं और अब आप इसको सुन रहे हैं। I/R एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है सर? देखिए, आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब जा रहे हैं तो वोल्टेज के मान में वृद्धि हो रही है। आप नकारात्मक से धनात्मक राशि को प्राप्त कर रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो यहां पर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, तब वोल्टेज के अंदर वृद्धि हुई, यानी कि यहां पर वोल्टेज राइज हुआ, वृद्धि हुआ। और यहां पर आपने देखा वोल्टेज जो है प्लस से माइनस जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज में ड्रॉप हुआ। परिपथ में दो चीजें होती हैं, वोल्टेज का राइज होता है और एक वोल्टेज का ड्रॉप होता है। वोल्टेज का राइज बैटरी के द्वारा दर्शाया गया है, वोल्टेज का ड्रॉप लोड के द्वारा दर्शाया गया है, या फिर पैसिव एलिमेंट्स के द्वारा दर्शाया गया। पैसिव एलिमेंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो आपने 2 वोल्ट का यहां पर EMF लगाया है, ये 2 वोल्ट यहां पर खर्च हो जाते हैं। खर्च होने का मतलब क्या है? खर्च होने का मतलब है यहां पर प्रति कूलाम चार्ज को 2 जूल ऊर्जा दी गई इस परिपथ में यहां से यहां आने के लिए। क्यों दी गई? वो इसलिए दी गई कि ये 2 कूलाम चार्ज इस परिपथ में खर्च हो जाएंगे, प्रवाहित होने के लिए, इसलिए दी गई। तो वो जब चार्ज यहां से यहां आया, तो इस प्रतिरोध में से गुजरने के लिए उसने 2 जूल ऊर्जा प्रति कूलाम यहां पर खपा दी, तब जाकर के वो बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचा। ये मीनिंग है इस चीज का। प्रत्येक बैटरी का जो EMF होता है वो ये दर्शाता है कि प्रति कूलाम चार्ज को परिपथ में प्रवाहित होने के लिए कितना जूल दिया। यहां पर 2 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब मैंने 1 कूलाम को 2 जूल दिए। पकड़, तुझे पूरे रास्ते में जरूरत पड़ेगी इसकी। वो जब 2 कूलाम 2 जूल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन या चार्ज यहां पहुंचा, तो उसने देखा, अरे रास्ता तो बड़ा कठिन है। इस प्रतिरोध को पार करने के लिए उसने जो 2 जूल ऊर्जा उसने सोर्स से ली थी, वो 2 जूल ऊर्जा यहां खपत हो जाती है और वो वापस यहां लौट जाता है। फिर वो 2 जूल ऊर्जा लेता है, फिर आता है, फिर वो खपत हो जाती है, फिर वो चला जाता है। तो ये तो परिपथ में ऊर्जा दे रहा है और ये परिपथ से ऊर्जा ले रहा है। ये जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये ऊर्जा वो ऊष्मा के रूप में I²R/T के रूप में क्या करता है? डिसिपेट कर देता है। अब मैं यहां पर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसको मैं यही रोक रहा हूं। मैंने ये टर्म्स इसलिए एक्सप्लेन करी है ताकि मैं इस चित्र को आपको समझा सकूं। मैंने एक वोल्टेज का सोर्स लिया जिसका वैल्यू था 12 वोल्ट, और ये मेरा एक लोड कनेक्टेड है इसके टर्मिनल पर। ये एक लोड कनेक्टेड है यहां टर्मिनल पर। अगर मैं यहां से 12 माइक्रो एम्पियर की करंट ले रहा हूं,
फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, मिली माइक्रो पीको क्या होता है, 10 की घात -6 होता है ये। अगर मैं यहां से 12 माइक्रो एम्पियर की करंट ले रहा हूं तो भी यहां वोल्टेज 12 ही है। अगर मैं यहां से 12 मिली एम्पियर की करंट ले रहा हूं तो भी वोल्टेज यहां 12 ही है। देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट है और करंट 12 एम्पियर ले रहा हूं, यानी चाहे मैं 12 मिली एम्पियर लूं, 12 माइक्रो एम्पियर लूं, चाहे 12 एम्पियर करंट लूं, इस वोल्टेज सोर्स से जो भी करंट निकलेगी, करंट मतलब आवेश का प्रवाह। अब आप लोगों को हर बार ये नहीं बताया जा सकता भाई कि ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल क्या है, करंट क्या है, वो आप पिछले सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब आपको डायरेक्ट समझना है कि एक बैटरी है जिससे करंट डिलीवर होती है, करंट माने आवेश का प्रवाह है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3 प्रकार की करंट हमने यहां से ड्रॉ करी। तीनों ही करंट के दौरान वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ही है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिससे कितनी भी धारा प्रवाहित करा दी जाए, उसके टर्मिनल जो पोटेंशियल है या फिर उसका जो टर्मिनल का वोल्टेज है, टर्मिनल मतलब सिरों का वोल्टेज, इसके 2 सिरे हैं, उनका वोल्टेज हमेशा क्या रहने वाला है, 12 वोल्ट। अच्छा, एक चीज आपको और मैं बता देना चाहता हूं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, एक बिंदु का पोटेंशियल कभी भी नहीं मापा जा सकता। पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में मेजर किया जाता है। हमेशा एक बिंदु नहीं, 2 बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर मेजर होता है। आप कभी एक बिंदु का वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे, आपको रेफरेंस के लिए दूसरा बिंदु चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैंने एक बिंदु वी ए लिया तो दूसरा बिंदु मैंने बी लिया और मैंने इन दोनों के मध्य विभवांतर को नापा है, केवल एक बिंदु के वोल्टेज को नहीं नापा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आके भविष्य में बहुत काम आएगा आपके। तो ये भाई आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स को हम समझ रहे थे। तो मैंने आइडियल सोर्स के बारे में यहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है जिससे कितनी भी धारा आप प्रवाहित करा दें, उसके वोल्टेज के मान में कभी भी किसी तरीके का कोई कमी नहीं आएगा। ठीक है साहब, इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, इसको प्लस माइनस का एक सोर्स लेकर के प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं बात करूं रियल वोल्टेज सोर्स की, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो यहां क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ a resistance, in series with a resistance, in series with a resistance। अब यहां पर हमने कहा कि पहले हमने सिर्फ ईएमएफ बनाया, अब हम इस ईएमएफ के साथ सीरीज में श्रेणी क्रम के अंदर एक प्रतिरोध बना रहे हैं। और ये INT का मतलब है इंटरनल, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। मतलब क्या सर इसका, कोई भी बैटरी या कोई भी सेल अगर है तो उस सेल के अंदर उस चार्ज को प्रवाहित होने में कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी, जिसे उसका आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। अगेन फिर से वही बात, प्रतिरोध नामक टर्म आपने नहीं पढ़ी है तो यहां दिक्कत आएगी, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब इस लेक्चर में आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। समझ गए। तो हमने कहा प्रतिरोध, अब आप उम्मीद करता हूं कि आपने वो देख लिया है और आप वापस से इस लेक्चर को सुन रहे होंगे। तो प्रतिरोध का मतलब यह है कि जब भी कोई चार्ज प्रवाहित हो रहा है किसी भी माध्यम में से, तो उसको प्रवाहित होने में एक दिक्कत महसूस हो रही है। और ये दिक्कत महसूस होने की कारण यह है कि उस मटेरियल में, उस पदार्थ में, उस इलेक्ट्रॉन के चलने या मूवमेंट के दौरान उसकी बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन और उस पदार्थ के एटम के साथ टकराव होता है, भिड़ंत होती है। और कोई भी चीज अगर सीधी सीधी जा रही है और उसके रास्ते में 10 लोगों से वो टकराते हुए जा रहा है और एक जो है बंदा जा रहा है जिसके रास्ते में कोई नहीं है, तो जो कोई नहीं है जिसके रास्ते में, वो तो आराम से चल जाएगा। मगर जिसके रास्ते में 10 लोग हैं और वो जो उनसे टकराते हुए जा रहा है, तो उसको जानने में दिक्कत होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के अंदर, आपको मैंने एग्जांपल लेकर के प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है कि एक बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ लिक्विड भरा होता है। तो इस लिक्विड के अंदर चार्ज जब मूव करता है तो उसको कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी, उसे हम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और वही आंतरिक प्रतिरोध मैंने यहां बनाया। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि यहां पर जब जब करंट फ्लो करेगा तब तब यहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप जरूर होगा। मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी था, अब करंट का मान यहां जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके साथ यहां पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए पहले आपने 12 वोल्ट दिया, अब यहां पर समय के साथ जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, ये मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये करंट है लोड का। जितना ज्यादा आप करंट प्रवाहित कराएंगे, ये मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या करेगा, घटता चला जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या करेगा, घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है, प्रति कुलाम चार्ज 12 वोल्ट यानी 12 जूल ईएमएफ उसको देता है पर कुलाम चार्ज को मूव होने के लिए। उसमें से मान लीजिए 2 कुलाम उसने अपने अंदर ही प्रवाहित होने में खपत कर दी है, मतलब बैटरी के अंदर उस चार्ज को बहने में 2 कुलाम लग गए, तो बचे हुए परिपथ में कितनी एनर्जी मिलेगी उसको प्रवाहित होने के लिए, 10 कुलाम बचेगी। यानी कि यहां पर वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। अगर यहां पर 2 वोल्ट आ गया तो अब जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, ये यहां पर जो विभवांतर है उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, ओम के नियम के हिसाब से। तो जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, इस करंट के मान के बढ़ने से यहां पर विभवांतर 2 की जगह 3 वोल्ट आ गया, यानी अब बैटरी के अंदर प्रवाहित होने के लिए उसके अंदर 3 जूल एनर्जी खपत हो गई। तो बाहर की तरफ अब कितनी मिलेगी, 9 जूल ही मिलेगी, यानी कि 9 वोल्ट ही मिलेगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं जितना ज्यादा यहां पर वोल्टेज के ड्रॉप में वृद्धि हो रही है, उतना ही सिस्टम के वोल्टेज में कमी हो रही है। जितना ज्यादा धारा बढ़ेगा उतना ही ड्रॉप बढ़ेगा और उतना ही कम वोल्टेज इससे मिलेगा। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि वोल्टेज जो है वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हुआ, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हुआ, और ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स हुआ। तो आइडियल के अंदर धारा का मान चाहे कितना भी क्यों ना हो, वोल्टेज के मान में कमी नहीं आती है, और प्रैक्टिकल के अंदर जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता चला जाता है वोल्टेज के मान में कमी आती जाती है। सिमिलरली हमें करंट सोर्स अगर बताया जाए, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के अंदर इतना सा ही फर्क है कि वहां पर वोल्टेज है और यहां करंट है। वहां वोल्टेज आपने आइडियल केस में लिया, यहां करंट हम आइडियल केस में ले रहे हैं। कैसे? हमने कहा कि ये जो एक परिपथ है इसमें एक करंट सोर्स लगाया। अब करंट सोर्स का अपन सिंबल क्या यूज करेंगे, एरो। ये देखो ये रहा, इसमें अपन जो तीर का निशान है उसे प्लस लेते हैं, तीर के निशान को प्लस लेते हैं, और दूसरा वाला जो मुंह है इसका उसे बाय डिफॉल्ट माइनस कंसिडर कर ले। तो आप इतना सा समझे, तीर के निशान को प्लस लेना है तो बाकी वाला माइनस खुद ब खुद हो जाएगा। इस 2 एम्पियर का मतलब है कि ये परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित करा रहा है, 2 एम्पियर, और वो धारा यहां से वापस आ गई। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट का है। जब ये वोल्टेज बढ़ाकर 200 कर दोगे तो भी ये करंट कितना रहेगा, 2 एम्पियर ही रहेगा। यानी एक आइडियल करंट सोर्स वह सोर्स होता है, एन आइडियल करंट सोर्स is the source whose current remains same even after the voltage across its terminal increases। आदर्श धारा स्रोत वह स्रोत है जिससे बहने वाली धारा उसके सिरों पर वोल्टेज
बढ़ाने के उपरांत भी सतत रहता है। कह रहा है कि जितना भी वोल्टेज आप अपनी मर्जी से इसके सिरों के अक्रॉस आरोपित करें, इसमें से बहने वाली धारा कभी भी चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं। मगर असल में ऐसा नहीं होता है। तो सर असल में कैसा होता है? असल में ऐसा होता है, कहां गया ये रहा करंट सोर्स, यहां चला गया। असल में ऐसा होता है, असल में क्या होता है कि जो करंट सोर्स होता है आइडियल वाला, उसके साथ पैरेलल में एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। इस चीज को समझना आप। रेजिस्टेंस के सीरीज में और पैरेलल में दो तरीके के यहां पर अपन ने कनेक्शन बनाए। पैरेलल माने इसके समांतर, और सीरीज माने इसके श्रेणी में। तो वोल्टेज सोर्स के तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है आंतरिक, और करंट सोर्स के समांतर में होता है आंतरिक प्रतिरोध। यहां पर धारा के मान के बढ़ाने पर इधर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज के मान में कमी आएगी। यहां वोल्टेज का मान बढ़ाने पर इसमें से बहने वाली धारा के मान में कमी आएगी। दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। अब देखो आप यहां पे, हमने देखा कि एक करंट सोर्स हमने बनाया, इस करंट सोर्स के समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध लगाया। अब क्या होगा? अब ओम का नियम, अगेन फिर से वही बात है यार, आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब अभी तक आपके ये टॉपिक आपके सिलेबस में एक्चुअली पहले डाल दिया गया है, गलती कर दी गई है। तो मैं इस लेक्चर को आपके इस सेशन के सबसे लास्ट में डलवाऊंगा। मतलब इस जो भी टॉपिक इसके बाद पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, वो इसके ऊपर रहेंगे, ताकि लास्ट में रहेगा तो आप सब कुछ पढ़ करके यहाँ पहुंचेंगे तो मुझे जो है वो आपको ये समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैंने इस लेक्चर में आपको बोल ही दिया है कि आपको वो पहले पूरा पढ़ना है ऊपर वाला, फिर ये आप इस लेक्चर पे आए। मगर फिर भी कई बार होता है बच्चे सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे यार इसके बाद का लेक्चर कहाँ है, तो चलो ये वाला देख लेते हैं। इसीलिए मैंने इसमें ये शब्द यूज किए हैं। तो V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? V बाई आर। ये ओम का नियम मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाई आर। अब आपने यहां पर इसके सिरों के अक्रॉस यहां एक वोल्टेज आरोपित किया, तो यहां जो बहने वाली धारा है इसका मान होगा V बटा आर। भाई रास्ता है यहां पर तो करंट तो गुजरेगी, तो कुछ करंट यहां से जो निकली उसमें से कुछ करंट इस तरफ चली गई। अब आप जैसे जैसे ये वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जाएंगे, ये करंट का मान बढ़ता चला जाएगा। अब यहां से मान लो 2 एम्पियर की करंट आई, उसमें से 0.5 एम्पियर करंट इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? 1.5 एम्पियर करंट ही जाएगा। अब अगर आप यहां पर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज और बढ़ेगा तो करंट और बढ़ेगी, तो ये 0.5 की जगह 0.7 एम्पियर हो जाएगी। तो यहां पर 1.5 की जगह कितना करंट जाएगा? 1.3 ही जाएगा। यानी जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये सप्लाई जो हो रही है करंट, इसका मान घटता चला जाएगा। और इसी चीज को अपन यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्राफ के द्वारा। तो मैं एक ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, इसमें ये मैंने करंट बना दिया, ये मैंने यहाँ करंट बना दिया, ये मैंने वोल्टेज बना दिया। जैसे जैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे करंट का मान जो है वो घटता चला जाएगा। ये यहां पर अपन ने इसको समझ लिया है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे ये धारा का मान कम होता चला जाएगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इस टॉपिक को अगर ढंग से समझना है तो भाई इसके लिए असल में मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ आना चाहिए, आपको ओम का नियम आना चाहिए,
आपको केवीएल आना चाहिए और आपको केसीएल आना चाहिए। ये टॉपिक आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही टॉपिक है। ये पढ़ने के बाद ये टॉपिक पढ़ाना होता है। तो यूनिवर्सिटी को तो अब देख लो, सिलेबस बनाना है तो उन्होंने क्या कर दिया, डाल दिया कि भाई हाँ बस ये अपन ने ये टॉपिक ये टॉपिक अपन ने करा दिए, इसमें डाल दिए, बस बात खत्म। प्रतिरोध पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ आई इंटू आर क्या होता है। ओम का नियम पढ़ोगे तो V बराबर आई आर समझ में आएगा। केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लो और केसीएल होता है किरचॉफ करंट लो। तो ये आप लोगों को जिस टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा वहां से समझ में आएगा, इस लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो इस सेशन के अंदर इतना ही। हमने प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को अच्छे से समझा। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।